नमस्कार, मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक 2 लेसन 3 पर चल रहे थे। आज हम लेसन में क्विक रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और एक क्विज़ आपके लिए लाएंगे, जिसमें कि 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। सबसे पहले हम 9/11 की घटना का एक वीडियो देखेंगे। वीडियो YouTube से लिया गया है, एक न्यूज़ चैनल का है, जिसमें कि आप देखेंगे 9/11 की घटना। उसके बाद हम जल्दी से रिवीजन करेंगे पूरे लेसन की और जो मेन प्रश्न है इस लेसन की उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है क्विज बेस्ड 10 प्रश्न, जिसका कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ताकि पता चल सके आपको कितना आ गया या नहीं आया लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 3 भाग 4। इस भाग में हम एक तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं और दूसरा सबसे पहले हम एक वीडियो के माध्यम से 9/11 की घटना को जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक वीडियो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं लेसन के मेन पॉइंट्स। देखिए, अगर आपने भाग 1, 2 या 3 नहीं भी देखा, तब भी अगर आप सिर्फ इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो भी आपको लेसन समझ आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम और दूसरा। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसा कि आप दूसरे विश्व युद्ध का अंत, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने से हुआ। जो अमेरिका का परमाणु बम था, उसके बारे में भूतपूर्व सोवियत संघ को कोई जानकारी नहीं थी। तो इससे दोनों के रिश्तों में खटास आई और शीत युद्ध का आरंभ हुआ, जैसा कि हमने लेसन 1 में जाना था। लेसन 2 में हमने जाना कि कैसे सोवियत संघ का पतन हुआ और उसके साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। तो लेसन 3 में अब हम जान रहे हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सिर्फ अमेरिका एकमात्र विश्व में महाशक्ति रह गया। देखिए, सबसे पहली लाइन ही क्या कह रही है? शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिकी प्रभुत्व एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत संयुक्त संघ द्वारा इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने की। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई व्यवस्था की संज्ञा दी। देखिए, जब अमेरिका ने सबसे पहले 1990 में इराक के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। इससे उसने अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की। देखिए, इस युद्ध में 34 देशों के 6,70,000 सैनिकों की फौज ने भाग लिया था, जिसमें अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की कि जो राष्ट्र उसके अगेंस्ट हैं, ये उसका कहना नहीं मानते, तो फिर वो उन पर अपने साथी देशों के साथ मिलकर अपनी ताकत को दिखाता है। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता,
जिससे कि हम उनसे मनचाहा काम ले सकें, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चस्व। इस लेसन का नाम ही यही है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व क्या है, देखिए, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता, उनसे अपना मन चाहा काम लेना क्या है, वर्चस्व या आधिपत्य। ये इसका तीसरा पॉइंट है। जो इतिहास है वो हमें बताता है कि विश्व में कभी किसी का वर्चस्व कायम नहीं रह सका। आज अमेरिका का वर्चस्व है, तो हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा देश उभरे जो अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, तो उसमें अमेरिका का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो जो इतिहास है वो बदलता रहता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, पांचवा, विश्व राजनीति में विभिन्न देशों या समूहों के ताकत पाने, उससे कायम रखने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। देखिए सभी देश ही कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं अमेरिका सिर्फ, जैसे चीन है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, और बहुत से देश हैं जो कि इस समय ताकतवर हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और मेन पॉइंट्स। जो प्रभुत्व है उसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे सैनिक, आपके पास सैन्य शक्ति अधिक है तो भी आपका वर्चस्व है। आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तब भी आपका वर्चस्व है। आप राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हैं, या आपकी संस्कृति ऐसी है जो दूसरे लोग भी उसे फॉलो करें, तो ये सब चीज़ें वर्चस्व को दर्शाती हैं। तो वर्चस्व केवल एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। जो अमेरिका का वर्चस्व है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरने लग गया है। अमेरिका ने जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया। युद्ध के दौरान अमेरिका का निर्यात बढ़ा और वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। ठीक है जी। विश्व पर वर्चस्व का प्रभाव दिखाने के लिए इराक ने कुवैत पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करवाने का फैसला लिया और एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन में 34 देशों की सेनाओं ने भाग लिया, जिससे कि कुवैत को पीछे हटने पर मजबूर किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में अमेरिका अभियान था। ये जो डेजर्ट स्टॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नाम था, लेकिन चाहता कौन था ये लड़ाई करना? अमेरिका, ताकि वो विश्व को अपना प्रभुत्व दिखा सके। जो ये युद्ध हुआ इसका नेतृत्व अमेरिकी जनरल डायर नॉर्मन शार्जकॉव ने किया था। चलिए आगे कुछ और मेन पॉइंट्स हैं इसी लेसन के, वो हम जान लेते हैं। तो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे हम कहते हैं, उसमें 34 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था, लेकिन जो 75% सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे। इसमें इराक की हार हुई और इराक पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध डाले गए। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसे हम कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं, तो प्रथम खाड़ी युद्ध को, या वीडियो गेम वॉर किसे कहा जाता है, तो वो भी प्रथम खाड़ी युद्ध था। आगे देखिए उससे थर्ड पॉइंट, इससे 1992 से 2000 चुनावों में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए लगातार 2 बार अमेरिका में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने। उसके बाद अगला देखिए, 1999 में यूगोस्लाविया पर सैन्य कार्यवाही की गई, जबकि वहां अल्बानियाई लोगों ने आंदोलन किया और उसे दबाने के लिए नाटो ने उस पर कब्जा किया।
1998 में नैरोबी और दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। देखिए, नैरोबी और दार एस सलाम जो जगह हैं तंजानिया में, वहाँ पे जो अमेरिकी दूतावास बने हुए हैं उस पर बमबारी की गई। उसकी जिम्मेदारी अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने ली। इसका बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का आदेश दिया, जिसके अंतर्गत सूडान और अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से बमबारी की गई। देखिए, अमेरिका पर जब कोई हमला करता है तो अमेरिका उसका ज़बरदस्त प्रतिशोध लेता है। देखिए, अमेरिका के 2 दूतावासों पर जब बमबारी हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सूडान और अफ़गानिस्तान दोनों ही देशों में जो अल-कायदा के ठिकाने थे उन्हें नष्ट करने के लिए क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया। इतना क्लियर आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं इससे। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी घटना हुई, जिसमें कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया और इसमें 3000 लोग मारे गए। उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। इसका मकसद भी आतंकवाद का सफाया करना था। यह घटना अमेरिका की शक्ति और उसके वर्चस्व को खुली चुनौती देती है। देखिए, जो अमेरिका पर हमला हुआ तो ये उसके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए था कि आपसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है जो आप पर हमला कर सकता है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया और जहां वो आतंकवादी संगठन थे उन्हें नष्ट कर दिया। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा मार गिराया गया। 19 मार्च 2003 को इराक पर आक्रमण हुआ। उसके लिए यूएन से अनुमति भी नहीं ली गई। इसमें जो सद्दाम हुसैन था, इराक का राष्ट्रपति, उसका शासन समाप्त करके अपनी मनपसंद सरकार वहाँ पर बिठाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन को बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर दिसंबर 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये सब घटनाएं क्या दिखाती हैं आपको कि अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। कोई अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसका ज़बरदस्त बदला ले रहा है किसी न किसी रूप में। कुछ और पॉइंट्स अब हम देखते हैं आगे। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की प्रयास कर रहा है, परंतु यह उसकी दादागिरी, काफ़ी देश इस समय सशक्त हो गए हैं तो चल नहीं पाएगी। देखिए, अमेरिका के रास्ते में अवरोध क्या हैं? सबसे पहला कि कुछ शक्तिशाली देश उभर रहे जैसे कि चीन, भारत, जो कि उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। उसका अपना जो कि नाटो संगठन बनाया गया है, उसमें कई देश इतने शक्तिशाली हैं जो कि इसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। उसके अलावा अमेरिका की खुद की संस्थागत बनावट ऐसी है, ये शासन के 3 अंगों में शक्तियों का बंटवारा है, तो वो भी सरकार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। ये सब चीज़ें ही इसके वर्चस्व के रास्ते में अब आने लग गई हैं। अब हम जान लेते हैं इस लेसन के मेन प्रश्न। देखिए, इस लेसन में से आपको 4-4 नंबर वाले प्रश्न आने के चांसेस हैं। वो कौन से हैं? ऑपरेशन इराक की फ्रीडम क्या था?
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन इनफिनाइट रीच क्या था। उसके अलावा एक ध्रुवीय व्यवस्था के क्या लाभ हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था के क्या अवगुण हैं। तो यही कुछ मेन प्रश्न हैं जो इस लेसन में से आपको आ सकते हैं। अमेरिका के वर्चस्व को कौन से देश चुनौती दे रहे हैं, भारत और चीन जैसे देश, यूरोपीय यूनियन। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अब अमेरिका को चुनौती दे रही हैं। 9/11 की घटना क्या थी। उसके अलावा जो प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के उपाय आपको लेसन के दौरान बताया गया था। देखिए, बैंड वैगन की नीति हो गई, अमेरिका की नज़रों से खुद को छुपा के रखना, या मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य बनना, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत को अपनाना। तो ये सब अमेरिका के वर्चस्व से निपटने में सहयोग कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसके क्विज़। अब आप जो आपसे मैं 10 प्रश्न पूछने जा रही हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपसे, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। आपने लेसन पढ़ते हुए भी अब मेन पॉइंट्स में भी इसे जाना। दूसरा प्रश्न, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन से देश चुनौती दे रहे हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया, आपको उनके नाम बताने हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम क्या है। जब हमने 9/11 की घटना की बात की थी तो उसमें हमने जाना कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम और वहाँ पर जो हमला हुआ था, तो आपको मंत्रालय का नाम बताना है। चौथा प्रश्न देखिए, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया। पांचवा प्रश्न, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली। उस संगठन का नाम आपको बताना है। छठा प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। सातवां प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ। आठवां प्रश्न, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ। दूसरा खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ। 10वां प्रश्न, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है। हमने, आपको याद हो, भाग 2 में पाई चार्ट के माध्यम से जाना था। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितना है। आप सभी का साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।